सो हुण आपां स्टार्ट करन लगे हां यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनामिक्स। हुण जो थर्मोडायनामिक्स कंसैप्ट है बेसिकली इस टॉपिक दे विच असीं कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक है, और जो हीट है उहदे रिगार्डिंग थानू ये पता वा कि हीट बेसिकली काइंड ऑफ एनर्जी है जो हायर टेंपरेचर बॉडी तो लोअर टेंपरेचर बॉडी वाल नू ट्रांसफर हुंदी है। मतलब जे टेक्निकली चलीए असी तो असी की देख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जिहड़ी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना पुत्र, एनर्जी ट्रांसफर होने का कारण प्रेशर डिफरेंस भी हो सकता वा, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होने का टेंपरेचर डिफरेंस भी हो सकता वा। पर जेकर ट्रांसफर हो रही एनर्जी टेंपरेचर डिफरेंस करके है फिर वो साडे लिए की है हीट, तो उन्होंने हीट हो। तो हीट काइंड ऑफ एनर्जी है, पर ये एनर्जी रेस्ट दे नहीं है, ये फ्लो कर रही है, पर वो फ्लो करने का कारण टेंपरेचर डिफरेंस, तो वो हीट है साडे लिए, है ना। और क्योंकि हीट एनर्जी है इस करके सानू पता वा भी ਇਹਦਾ SI यूनिट ਤਾਂ जूल है, CGS यूनिट अर्ग है, बट ਇਹਦਾ प्रैक्टिकल यूनिट ਅਸੀਂ यूज करते हैं कैलोरी, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 186 जूल, या फिर कई बार ਅਸੀਂ प्रैक्टिकली 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल न्यूमेरिकल से यूज करते हैं। हुण बेटा हीट के नाल एक टर्म आ रही है साडे सामने, इंटरनल एनर्जी। वो इधर आ जाना, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के बारे पढ़ी हुई है, उन्हें डिटेल समझो पुत्र। वर्क और हीट का हाँ, वर्क और हीट नाल रिलेटेड है, बट इंटरनल एनर्जी है कि पुत्र वो गल नूं समझो। देखो थोड़े सामने जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म च हुंदा, पर ये तीनों कोई भी सॉलिड बॉडी है, लिक्विड है, गैस है, एक्चुअली कौन है? कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, है ना। अच्छा, जनरल वर्ड असी मॉलिक्यूल यूज करते हैं। जे मॉलिक्यूल एक एटम का बनिया वा तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जे
ਮੋਲੀਕਿਊਲ 2 ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਡਾਈ ਐਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਜੇ 3 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈ ਐਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਰੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਰੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਿਲ ਰਹੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਿਲਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ट्रांसलेशनल मोशन। जे कोई बॉडी हिल रही है पर हिलती हुई वो घूम रही है तो रोटेशनल मोशन। ते जे कोई बॉडी हिलती पई है पर वो अपनी जगह ते अगे पिछे ऐ हिली जा रही, कदी इधर जाती कदी इधर जाती, जिद्दां पेंडुलम हिलदा, तो वो है वाइब्रेशनल मोशन। तो मोशन जिहड़ा मर्जी होए, तो जदों मोशन है तो वेलोसिटी जरूर होएगी, तो जे वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसदा मतलब मैटर चाहे सॉलिड फॉर्म च है, चाहे लिक्विड फॉर्म च है, चाहे गैस फॉर्म च है, तो वो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और हर मॉलिक्यूल मोशन च होने करके काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, दूसरा उत्तर हुण एक गल सुनियो, देखो ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੈਨ ਹੈ ਸੋਲਿਡ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਨ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स जिथे आ गई उत्थे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सो इसका मतलब इस सिस्टम दे मॉलिक्यूल्स एक दूजे नाल इंटरैक्ट कर रहे हैं, और उस इंटरैक्शन दे कारण जिहड़ी एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो ਇਹਦਾ मतलब कोई भी ਜਿਹੜਾ सिस्टम है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस सिस्टम ਦੇ ਜਿਹੜੇ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स है ਉਹਨਾਂ ਦੇ मोशन करके काइनेटिक एनर्जी है और ਉਹਨਾਂ ਦੀ आपस ਚ इंटरैक्शन करके पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जीज ਦਾ जो सम है ਉਹ इंटरनल एनर्जी है। तुसी कहोगे कि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनू तो मैकेनिकल एनर्जी भी किया सी आपां, याद है ना। पर मैकेनिकल एनर्जी कदों कहना, इंटरनल कदों कहना, तो ओदा फर्क की है? ओदा फर्क ये हुंदा, देखो आ जिहड़ा पेन है ना, हुण फर्क समझो। ये जिहड़ा पेन है, जदों मैं इस पेन नूं ओवरऑल देख रहा, पेन नूं ओवरऑल देख रहे हैं, तो साडे अकॉर्डिंगली या अर्थ के अकॉर्डिंगली ये पेन रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक। और ये पेन ते अर्थ दे विच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो उहदे करके इस पेन की अर्थ दे नाल इंटरैक्शन करके पोटेंशियल एनर्जी भी है,
काइनेटिक नहीं है, पोटेंशियल है ना। तो दूजे पासे ये जिहड़ा पेन है, चाहे विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट, ये अर्थ दे नाल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट ते है, पर ये पेन दे जिहड़े मॉलिक्यूल्स है वो ये पेन दे अंदर रेस्ट ते नहीं है, हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे। तो इस पेन दे अपने अकॉर्डिंगली, अगर बाहरली दुनिया नाल इहदा लिंक खत्म है, अपने अकॉर्डिंगली देखिए तो इस पेन जिहड़े मॉलिक्यूल्स तो बनिया वो मॉलिक्यूल्स रेस्ट दे नहीं है, तो वो दी अपनी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। समझ गए गल नूं? और इस पेन दे मॉलिक्यूल्स आपस च जिहड़ी फोर्स लगा के पोटेंशियल एनर्जी पैदा कर रहे हैं वो है इंटरनल एनर्जी। जबकि एक्सटर्नल या मैकेनिकल एनर्जी किहड़ी है, जिहदे विच काइनेटिक एनर्जी बाहरली दुनिया के हिसाब नाल देखी जाती है। वो कितना देखते हैं आप बॉडी के लिए भी, ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास अगर बॉडी का रेस्ट ते है तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना। तो नो डाउट मैकेनिकल एनर्जी ते इंटरनल एनर्जी दा फार्मूला सेम ही है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पर फर्क की है कि जदों ਅਸੀਂ इंटरनल एनर्जी की गल करनी है तो उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की कल्ले कल्ले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नूं ऐड करना ते उस सिस्टम के कल्ले कल्ले मॉलिक्यूल्स की आपस दे विच इंटरैक्शन करके पोटेंशियल एनर्जी नूं ऐड करना। तो जबकि मैकेनिकल एनर्जी जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी हुंदी है ਉਹਦੇ ਚ सिस्टम की इंटरैक्शन बाहरली दुनिया नाल जिहड़ी हो रही है ਉਹਦੇ ਤੋਂ पैदा हुई एनर्जी नूं ਅਸੀਂ पोटेंशियल एनर्जी कहंदे मैकेनिकल। पर आ वाली मैकेनिकल आ वाली जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है की है, सिस्टम के आपस के मॉलिक्यूल्स दे विच होई इंटरैक्शन तो पैदा हुई एनर्जी है। तो ये फर्क है, तो इन्हू दिमाग च रखना। तो इंटरनल एनर्जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, जिस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ਉਹਦੇ जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स है ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, पोटेंशियल एनर्जीज ਤੇ काइनेटिक एनर्जीज ਦਾ ਸਮ ਲੈਣਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ मॉलिक्यूल ਦੀ काइनेटिक एनर्जी, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ पोटेंशियल एनर्जी है ना, कैलकुलेट करके फिर सारिਆਂ ਨੂੰ टोटल कर ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ देखो, ਜਿਹੜੀ इंटरनल एनर्जी है सिस्टम ਦੀ, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स दी काइनेटिक ते पोटेंशियल एनर्जीज दा सम है। ਇਹਦਾ मतलब जे सिस्टम च दो ही मॉलिक्यूल्स है ਤੇ ਇੱਕ सिस्टम च ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ 5 मॉलिक्यूल है, एक च 50 है, एक च 500 है, एक च 5000 है, तो ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा इंटरनल एनर्जी केदी हो, ਜਿਹਦਾ अमाउंट ज्यादा। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम दी कादे ते डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस दूसरा है, सुनो पहला नोट मैं करा देना, सारा लगा देना। दूसरा है पुत्र, जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स है वो मोशन च है, और उन्होंने मोशन का कारण पता की है, देखो मोशन च होने लिए एनर्जी चाहिए है, और एनर्जी कित्थों आती है, टैंपरेचर करके। तो टैंपरेचर एक इदां दी टर्म है जिहदे करके किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स मोशन च है। समझ आई गल जो आप इस लैवल पर गल करते। तो ਇਹਦਾ मतलब चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, ਉਹਦਾ जिन्ना ज़्यादा टैंपरेचर होएगा, जिन्ना ज़्यादा टैंपरेचर होएगा उन्नी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी, जिन्ना टैंपरेचर घट होएगा उन्नी कम होएगी। तो ਇਹਦਾ मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल काहे ते डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेंपरेचर। तो जिन्ना ज्यादा टेंपरेचर उन्नी ज्यादा एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है ना, तो जिन्नी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उन्नी ज्यादा टोटल इंटरनल एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी काहे ते डिपेंड करती है, टैंपरेचर पे। पर उस तो पहला की दसिया सी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स ते नहीं डिपेंड करना। जे एक मोल है तो जे ओदी अमाउंट 2 मोल हो जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स तो n आपां सिंबल ले लिया नंबर ऑफ
मोल्स का अमाउंट। ते तीसरा फैक्टर है कि पोटेंशियल एनर्जी का संबंध किहदे नाल हुंदा पुੱਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ पोटेंशियल एनर्जी ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ पोटेंशियल एनर्जी ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ पोटेंशियल एनर्जी है -g m1 m2 by ਇਹਦਾ मतलब जे r घट जाए पोटेंशियल एनर्जी बदल जाऊ, आर बढ़ जाए तो भी बदल जाऊ। हुण आर घटे वधेगा कदों जे आपां मॉलिक्यूल जो सिस्टम है कंप्रेस कर दीए या एक्सपैंड कर दीए वॉल्यूम नाल रिलेटेड या प्रेशर नाल रिलेटेड, है ना कि नहीं, प्रेशर या वॉल्यूम नाल रिलेटेड। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलेटेड है प्रेशर और वॉल्यूम पे, ठीक है। ते ਇਹਦਾ मतलब इंटरनल एनर्जी कादा फंक्शन हो गई, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कादे ते डिपेंड करू, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ते दूजा तीजा वॉल्यूम या प्रेशर, आप वॉल्यूम ले लेने हैं, है ना। तो इसका मतलब जनरली मैं जनरल गल कर रहे हैं कि अगर मान लो मैनू कोई कहे कि एक पासे 1 लीटर पानी है, एक पासे 10 लीटर पानी है, टेम्परेचर सेम है, तो ज्यादा इंटरनल एनर्जी के लिए जेदा जेदा क्या अमाउंट ज्यादा हो, है ना। अच्छा अगर मैंने कोई कहे कि एक पासे 1 लीटर पानी है, दूजे पासे भी 1 लीटर पानी है, पर पहले वाले का टेम्परेचर ज्यादा वा दूजे का घट है, फिर तो पहले की इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो। तो इस तरीके नाल आपां कैलकुलेशंस करते हैं, है ना। मतलब इंटरनल एनर्जी बॉडी दी अपनी टोटल एनर्जी है जिहड़ी कित्थों आई है कि उस बॉडी दे सारे मॉलिक्यूल्स दी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जीज दा सम। और ये गल भुलनी नहीं कभी भी कि कोई भी बॉडी होए, चाहे सॉलिड फॉर्म च, चाहे लिक्विड, चाहे गैस च, तो ओदी टोटल इंटरनल एनर्जी एक तो डिपेंड करती है ओदी अमाउंट ते, दूजा डिपेंड करती है टेम्परेचर ते, तीजा डिपेंड करती है वॉल्यूम ते कह लो। तो हुण पुत्तर इंटरनल एनर्जी चेंज कदों करेगी, तो वो पता लग गया जे टोटल अमाउंट बदल जाए या टेम्परेचर बदल जाए या वॉल्यूम बदल जाए, तो उन्होंने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। तो इंटरनल एनर्जी है कि किसी सिस्टम की, तो लिखो इट इज द sum of kinetic energies and potential energies of sum of kinetic energies and potential energies of system of constituent molecules of the system, constituent molecules of the system। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला वाला ठीक है। और फिर लिख लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये नोट कर लेनी है ना गल्लां, जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स कंपटीशन के आंसर देने तो इत्थों सोचने पैना सानू, ये इंफॉर्मेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ते पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और वॉल्यूम। ये सर सारे स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए है। हाँ जनरली गल करते हैं, आप जनरल गल हो रही पता है,
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਹੁਣ therefore internal energy of a system is a function of number of moles comma temperature and pressure और वॉल्यूम कर लो, ये दोनों चेक कर लो। चलो ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮ ਬੋਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਤਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ कम हो गई है ना, टेम्परेचर वो कितने गई, तो वो सराउंडिंग ਨੂੰ ट्रांसफर हो गई, और ਜਦੋਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ट्रांसफर हो रही ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਹੈ, ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ट्रांसफर हो रही है ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੀਟ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਕੋ ਚਲਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀਏ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, तो उस कंटेनर च दो ही बॉडीज है, एक का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दूजे का है 30 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ी देर बाद तुसी देखोगे कि दोनों का टेम्परेचर इन बिटवीन आ जाएगा कोई, जो ना दो बॉडीज है डिफरेंट टेम्परेचर मिलाने आपां थर्मली कॉन्टैक्ट च रखते हैं, तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर घटता वा ते लोअर का थोड़ा वाधा वा, और एक स्टेज पे जाके दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता, तो उदों नेट हीट एक्सचेंज बंद हो जाता। तो हुण इन्हां विचों जिहड़ी बॉडी का टेम्परेचर घटेगा उहदी इंटरनल एनर्जी ते दूजी दी वध गई है ना, और जदों एनर्जी हायर टेम्परेचर तो लोअर वाल नूं जा रही सी तो उस वक्त वो की सीगी, वो हीट है, उन्होंने हीट कह रहे हैं, समझ गए ना। तो हीट इंटरनल एनर्जी दो अलग टर्म्स है। तो जब तक बॉडी दे अंदर एनर्जी है वो इंटरनल है उसकी, ते जदों वो टेम्परेचर डिफरेंस करके बाहर निकल रही है, फ्लो कर रही है, तो वो हीट बन चुकी है, उन्होंने हीट का नाम दे दिया। वो एनर्जी मतलब जो एनर्जी है उसके ट्रांसफरेंस का मतलब एक तरह जरिया है, हीट उसके ट्रांसफर का जरिया है, जरिया नहीं है। हीट एक कंडीशन का नाम है। जिदा मान लो कि फिर वही गल आप प्रैक्टिकली ले सकते हैं कि सपोज करो कि जिदा अज क्रिसमस ही है ना, हुण जेड़े डिवोटी है क्रिसमस मना रहे हैं, वो मान लो एक वड्डे हॉल च बैठे हैं और सैलीब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस नूं, है ना, तो असीं कहांगे भी ये लोकी भगती कर रहे हैं, ये लोकी बैठे हैं। पर जे मान लो इकट्ठे होके एक पासे नूं तुर पैण, है ना, सड़कों ते आपां कहने शोभा यात्रा बन गई, शोभा यात्रा जा रही है, तो है वही कंसैप्ट ही, बट उत्थे वो भगत सीगे डिवोटी बने हुए हैं, उत्थे शोभा यात्रा दे पार्ट बन गए ना। तो वर्ड जिहड़ा असीं यूज करते हैं वो हीट दा, उस वक्त एनर्जी नूं हीट कहना जदों वो टेम्परेचर डिफरेंस करके जा रहे हैं। मतलब सड़क के ऊपर लोग तुरे जा रहे हैं, जे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो असीं कह देंगे यार जुलूस निकल रहा वा, है ना। जे वो भगती दे कारण करके जा रहे हैं असीं कह देंगे शोभा यात्रा निकल रही, नाम बदल रहे हैं ना, पर है तो लोग ही तुरे जा रहे हैं। तो उसी तरह नाल जदों एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस करके फ्लो कर रही है तो असीं उहनूं की कहना, हीट कहना। तो ये कंसैप्ट है बेसिकली। अच्छा हुण बेटा इंटरनल एनर्जी बारे पता लग गया, पर हुण नोट करके लिखना बड़ा सारा, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस अंडरलाइन करो। जदों आपां देखो सॉलिड लिक्विड गैस,
ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਫॉर एन आइडियल गैस ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੋ a real gas behaves like an ideal gas. A real gas behaves like an ideal gas at low pressure and high temperature. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਗੈਸ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो दूजा सानू पता होना चाहिए आइडियल गैस का मतलब की है। तो लिखो आइडियल गैस मीन्स देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस का मतलब है ਉਹਦੇ मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ आपस ਚ कोई इंटरेक्शन नहीं है। जे इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की हो गई, फिर सिर्फ काइनेटिक होगी। तो लिख लो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस is equal to sum of its kinetic energies। ਉਹਦੇ molecules ਦੀ kinetic energies ਦਾ sum ਹੋ kinetic energies of its molecules ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ, ਇਹੀ ਹੋ। ਤੇ kinetic energy ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ मतलब as लिख लो as kinetic energy of molecule is a function of temperature only, therefore internal energy of given amount of gas is a function of temperature only। नहीं एब्सोल्यूट च कन्वर्ट कर लेना ना, टेम्परेचर तो कोई भी हो सकता जो कैलकुलेशन करेंगे ना वो। तो की समझे पुत्र? अगर मैं थानू कहा एक आइडियल गैस है, हुणे गल्लां नू समझियो पुत्र, एक आइडियल गैस है, ਉਹਦਾ टेम्परेचर पहला है 20 डिग्री सेल्सियस है ना, ते थोड़ी देर बाद हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब सेम ही रहा, तो इंटरनल एनर्जी सेम है। ठीक है, तो जे मैं कहा एक गैस का आइडियल गैस का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो थोड़ी देर बाद हो गया 20 डिग्री सेल्सियस एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਆਈਸ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ, तो ਆਈਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ, 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਈਸ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ, तो ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। तो उस केस ਚ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੈਸ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆਈਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਆਈਡੀਅਲ। ਜਦ ਕਿ ਆਈਸ ਪਾਣੀ ਇਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। तो ये पॉइंट आ गया। तो इंटरनल एनर्जी बारे थोड़ी जी समझ बड़ी अपनी। चलो हुण पुत्र देखो, हुण होएगा कि थर्मोडायनेमिक्स की गल करते हैं ना पुत्र, तो थर्मोडायनेमिक्स दे विच ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ collection of particles or bodies under study, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ observation ਕਰ ਰਹੇ। सिस्टम का मतलब साडे कोल की होएगा, वो पार्टिकल या पार्टिकल्स या बॉडीज जिहदे बारे असी स्टडी कर रहे हैं। तो सराउंडिंग all bodies except system are called surrounding। जो सिस्टम है उन्होंने छੱਡ के बाकी इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की हर चीज सराउंडिंग है। इसका मतलब ये दोनों मिलके बनाते हैं साडा यूनिवर्स। ठीक है, एनर्जी है, एनर्जी का जूल, एनर्जी का यूनिट सेम है ना। देखो भाई हुण ध्यान दियो पुत्र, हुण अगर असी देखो बेटा, अगर मान लो तुसी एक बर्तन दे विच, मान लो जिदा घर दे विच गैस स्टोव है, गैस स्टोव दे उपर पतीला रखिया, पतीले च पानी पाता, थल्लियों गैस स्टोव ऑन करता। हुण जिहड़ा पानी है ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ मिल रही है, तो वो पानी साडे लिए की है, सिस्टम। ठीक है, तो जिहड़ा गैस स्टोव है जिथों हीट आ रही है वो है सराउंडिंग।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ वेपर्स बन के इवेपोरेशन होनी भी शुरू हो चुकी है। तो मतलब पतीले दे विच जिहड़ा पानी सिस्टम है ਉਹਦੇ ਚੋਂ मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ये साडे ਲਈ ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, ठीक है। पर जे ਆਪਾਂ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ, पूरा सील कर दईए, फिर वो क्लोज सिस्टम हो गया, तो फिर सिर्फ हीट ही एक्सचेंज हो रही है, मैटर नहीं, है ना। ते जे मान लो आपां थर्मस फ्लास्क ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰੱਖਤਾ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਟਰ ਔਰ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਰਫ एनर्जी एक्सचेंज करता है ना, ते मैटर नहीं करता। ते आइसोलेटेड जो ना एनर्जी ना ही मैटर एक्सचेंज करता विद सराउंडिंग। तो हुण आपां जिहड़ा थर्मोडायनेमिक्स बारे पढ़ना ना पुत्र, तो असीं मेनली इन्हां दो सिस्टम बारे ही पढ़ना। तो जदों मैटर ने एक्सचेंज ही नहीं होना ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਦ ਕਿ ਓਪਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਆ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਉਹਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲਿਊਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ वेरिएबल्स। तो लिख लो, मतलब जनरल टर्म्स है, ये थानू पता होनी चाहिए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। सो एक ही है, दीज आर द coordinates which are required to describe the state of system. For example, pressure, volume, temperature, number of moles, ठीक है।
एटसेट्रा। अच्छा, हुण ये जिहड़े पैरामीटर्स है ना पुत्त, तो इन्हां नूं फर्दर असीं दो कैटेगरीज च स्प्लिट करते हैं। एक लिखते हैं एक्सटेंसिव पैरामीटर्स, एक हुंदे इंटेंसिव पैरामीटर्स। एक्सटेंसिव पैरामीटर्स, दूसरे है इंटेंसिव पैरामीटर्स। जिहड़े एक्सटेंसिव पैरामीटर्स है ये अमाउंट ते डिपेंडेंट है। जिद्दां इंटरनल एनर्जी आ गई ना, दस्सिया ही ना, ये अमाउंट ऑफ सबसटेंस ते सिस्टम ते डिपेंड करते। तो जे आपां किसी सिस्टम की अमाउंट नूं बदल दिंदे आ तां वो पैरामीटर बदल जाता। जिद्दां इंटरनल एनर्जी है, वॉल्यूम है ना, सॉलिड दा वॉल्यूम। दूजे पासे इंटेंसिव पैरामीटर्स, इंटेंसिव पैरामीटर्स इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सिस्टम है। तो जितना टेंपरेचर है, जिहड़ा टेंपरेचर है, हुण मान लो साडे कोल आपां 1 लीटर पानी है, ਉਹਦਾ टेंपरेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। तो 1 लीटर पानी चो अगर तुसी 200 मिलीलीटर पानी देख के ਉਹਦਾ टेंपरेचर भी नोट करोगे, वो भी उतना ही होएगा जितना 1 लीटर का। तो वो फर्क नहीं पाएगा अमाउंट पे, है ना। तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते इंटेंसिव पैरामीटर्स। अच्छा, हुण इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, है ना, तो टेंपरेचर एग्जांपल लिख सकते हैं। हुण बेटा अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, एक्सटेंसिव नहीं करती, सॉरी करती है उस पर डिपेंड। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट की है बेटा, देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट है एक्चुअली कि जितना हम फिर आप मैकेनिक्स वाले क्योंकि पढ़ चुके हैं। अगर मान लो एक बॉडी, एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन च मूव कर रहे हो, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन च मूव कर रहा तो उस पार्टिकल की स्टेट नूं दस्सण लई दो पोजीशन कोआर्डिनेट्स किहड़े-किहड़े चाहिए आ, एक्स एंड वाई। ये तो हो गए वेरिएबल्स, कोआर्डिनेट्स, पैरामीटर्स। ये मैकेनिक्स की गल हो रही। हुण अगर मान लो एक्स और वाई जिहड़े उस सिचुएशन च पार्टिकल की स्टेट नूं डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर उन्हां दोनों का रिलेशन की है कि y इज इक्वल टू 3x, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये दस रही है कि जिहड़ा तुहाडा पार्टिकल है ना, ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है एक्स वाई प्लेन च। ते जे मान लो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर होंदा, फिर भी ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। हुण थर्मोडायनेमिक्स दे विच असीं एक्स वाई दी जगह प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये पैरामीटर्स यूज करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट की है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स दे विच एक रिलेशन है ना। उस रिलेशन नू रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन नू असीं इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। और जे आपां आइडियल गैस की गल करिए, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ी है तुसीं, तो आइडियल गैस इक्वेशन तुसीं पढ़दे नहीं, PV इज इक्वल टू, है ना कि नहीं,
नहीं कहना हाले, ये तो किन्ने वेरीएबल्स है ना ਇਹਦੇ ਚ, एक कांस्टेंट है बाकी 4 वेरीएबल्स ही है, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਆਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਟ ਇਜ਼ an equation representing relation between different thermodynamic variables. ठीक है, चलो हुण बेटा ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ thermodynamic process। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कंसेप्ट की है नहीं हीट नहीं, ध्यान ना गल सुनो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कंसेप्ट होता ही है जितना अगर आप देख रहे हैं मैकेनिक्स की फिर एग्जांपल ले लेने कि अगर मान लो एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन च ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ x ਐਂਡ y ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, x y ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੋਟ। तो अगर ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ x y ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, मोशन नहीं हो रहा। पर जे मान लो x और y जो एक भी बदल गया ये आप कहांगे मोशन हो गया, प्रोसेस हो गया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। मतलब अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम दी स्टेट नू डिस्क्राइब करने वाले जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है अगर उन्हां चो एक भी बदल जाए तो असीं कहने हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा, चाहे टेम्परेचर बदल जाए, चाहे हीट एक्सचेंज हो जाए, है ना, चाहे प्रेशर चेंज हो जाए, चाहे वॉल्यूम हो जाए, असी कहना भी प्रोसेस हो रहा। तो हुण बेटा जदों आपां इहदियां टाइप्स की गल करते हैं अगर मेरे सामने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा तो मैं देख रहा कि शुरू तो लैके एंड तक होर सब कुछ बदल रहा वा, पर टेम्परेचर जिन्ना शुरू तो है उन्ना ही एंड तक पहुंच गया, वो कोई बदलाव ही नहीं आया। टेम्परेचर शुरू तो लैके एंड तक सेम है, पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो मैं कहूंगा भी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो जो टेम्परेचर ही नहीं बदलता तो चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो है या स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर भी वो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो जेड़ा आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा
ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ चेंज ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਬਰਤਨ ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ